Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing this subject power system planning and design, in which we already started our unit as installation coordination and उसके लिए हमने various topics जो कि previously discuss किए थे और हमारा next discussion पहुंचा है selection of the lightning arresters. ठीक है, तो लेटर स्टार्ट विद दिस सिलेक्शन ऑफ द लाइटनिंग एरेस्टर। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है कि भाई आपको एरेस्टर डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है और उससे कंसिडरेशन में लेना है। तो सबसे पहले टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पावर फ्रीक्वेंसी फेस टू ग्राउंड वोल्टेज रेगुलेशन दैट एक्सपेक्ट टू प्रोपोज एज ए लाइटनिंग एरेस्टर लोकेशन ड्यूरिंग दी एलजी फॉल्ट, या फिर फेस टू ग्राउंड या फिर लाइन टू ग्राउंड भी बोल सकते हो, और एनी अदर एबनॉर्मल कंडीशन विच कैन कॉज द हायर वैल्यू of that voltages to ground than that normal value. क्लियर। तो हम ये तो जानते ही है कि भाई पहला जो टॉपिक है कि ऑब्वियस है कि उसको हम लोकेशन सबसे पहले उसका डिज़ाइन करते हैं, देन आफ्टर टू मेक द टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ दैट पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दैट रेटिंग ऑफ दैट एरेस्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए उसका पावर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड अनदर पॉइंट जो कि सिलेक्शन में हैव टू बी कंसिडर्ड आफ्टर दिस स्टेप 6, जो कि स्टेप 6 आपको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि टू सिलेक्ट दैट इम्पल्स करंट दैट लाइक टू बी चेंज थ्रू आउट दैट टेक्सटर्स। क्लियर। तो यहाँ पे इम्पल्स करंट को भी जस्टिफाई करना ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अरेस्ट डिस्चार्ज वोल्टेज फॉर द इम्पल्स करंट एंड टाइप ऑफ एरेस्टर सिलेक्टेड। क्लियर। तो यहाँ पे एरेस्टर का डिस्चार्ज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका लाइटनिंग एरेस्टर को डिस्चार्ज करना कितना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे डिटरमाइन द मैक्सिमम एरेस्टर डिस्चार्ज वोल्टेज फॉर दैट इम्पल्स करंट एंड टाइप ऑफ दैट एरेस्टर विच कैन बी सिलेक्टेड फॉर दैट सिलेक्शन फॉर प्रोटेक्शन पर्पज। क्लियर। सेम वे टू एस्टेब्लिश द फुल वेव इम्पल्स वोल्टेज विथ स्टैंड लेवल ऑफ दैट इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड। क्लियर। तो ये भी कॉमन चीज़ है जो कि हम ऑलरेडी जानते ही है। सेम वे टू मेक दैट certain that the maximum arrest discharge voltage is below that the full wave impulse withstand level of the equipment insulation that have to be protected by the adequate clear or adequate value for that. Clear. Same way to establish the separation limit of between that arrestor and the equipment that to be protected. Clear. तो ये सारे जो पैरामीटर्स है जो कि आपको एरेस्टर के सिलेक्शन के टाइम पे फोकस में लेने ज़रूरी है, और उसके हिसाब से एक जो प्रॉपर हम हायरार्की फॉलो करते हैं या फिर उसे कंसिडरेशन में लेते हैं, तो उस हिसाब से आपका एरेस्टर का डिज़ाइन करते हैं या फिर उसका सिलेक्शन में ये पॉइंट फोकस में लेते हैं। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका बनता है पावर सिस्टम ओवर वोल्टेज। तो पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दैट में अपीयर अक्रॉस द एरेस्ट बिकम्स greater than the maximum operating phase to ground voltage for that various reasons, जो कि आप जानते ही हो कि उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं कि भाई एरेस्टर बिकम ग्रेटर वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटिंग फेज टू ग्राउंड वैल्यू। क्लियर। तो उसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई सिस्टम फॉल्ट है या फिर वोल्टेज रेगुलेशन है, ओवर स्पेसिंग ऑफ द लाइन्स और कंडक्टर्स है, सेम वे स्विचिंग ट्रांजिएंट्स इंटरेक्शंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड द लाइन कैपेसिटेंस, सेम वे एक्साइटेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर्स और इंडक्शन मशीन बाय द शंट कैपेसिटर बैंक, जो कि हम जानते ही है कि उसका एक्साइटेशन जो कि आपका होता है तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। सेम वे यूजिंग salient pole machine without any damper winding that also affects that value of that arrestor have higher operating value. Clear. Okay, one another thing जो कि ये सारे पैरामीटर्स तो आप ऑलरेडी बेसिक पावर सिस्टम के फंडामेंटल में ही जानते थे, तो यहाँ पे उसको मैंने एलोबरेट ज़्यादा नहीं किया। सेम वे यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है कि भाई lightning arrestor there for the purpose of selection of voltage rating that lightning arresters have 3 types of earthing which are as below, जैसे कि इफेक्टिव अर्थ, नॉन इफेक्टिवली अर्थ एंड आइसोलेटेड न्यूट्रल, जो कि इफेक्टिव अर्थ सिस्टम का ही एक सब पार्ट हम बोल सकते हैं। क्लियर। ओके, तो ये बात हुई आपके सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज रेटिंग फॉर द लाइटनिंग अरेस्टर विथ वेरियस टाइप्स इरिस्पेक्टिव ऑफ अर्थिंग। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट
जो कि है प्रोसीजर फॉर इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। तो उसके लिए एक मैंने यहाँ पे एक बेसिक फिगर भी आपको बताई, और अगर वो आपको याद नहीं रखनी है तो आप उसके स्टेप्स को भी आप यहाँ पे जो लिखे हैं उन सबको फॉलो करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप 1 2 3 4 ये जो स्टेप्स है उसे आप अच्छे से समझ लो, तो कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओवर वोल्टेज, सेम वे कोऑर्डिनेशन विथस्टैंड वोल्टेज लेवल, सेम वे रिक्वायर्ड विथस्टैंड वोल्टेजेस एंड रेटेड स्टैंडर्ड इंसुलेशन लेवल। बट उसके लिए आपको मैं फंडामेंटली आप हम पहले से स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें प्रोसीजर के स्टेप्स, तो क्या होगा कि ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड सिमुलेशन होना ज़रूरी है कि भाई हमें ट्रांजिएंट के बारे में पता चलेगा तभी जाके हम उसका सिमुलेशन करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। सेम वे ओरिजिन एंड द लेवल ऑफ ओवर वोल्टेज, कि भाई वो किसकी वजह से हो रहा है वो जब हमें पता चल जाएगा तो ऑब्वियस है कि उसका प्रोटेक्शन भी हम अच्छे से कर सकते हैं। जो कि अभी ओवर वोल्टेज के लिए जो वेरियस पैरामीटर्स थे जो कि हमने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही लास्ट स्लाइड में ही हमने डिस्कस किए थे। सेम वे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर वोल्टेज, कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओवर वोल्टेज हो गया है जनरेट लेकिन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एज वेल एज उसका प्रोटेक्टिव लेवल फॉर दैट एरेस्टर्स, तो वो भी हमने अभी रिसेंटली देखा है। और उसके इंसुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर कैसा रहेगा, और डिटरमिन दी कंटेमिनेशन सीवियरिटी, कि भाई वो कितने टाइम पे कितने लेवल तक सीवियर है। ठीक है। सेम वेरिफिकेशन ऑफ डेटा एंड एजम्पशंस इज ऑल्सो नीडेड एंड डिटर्मिनेशन और डिटरमाइन दैट कोऑर्डिनेशन फैक्टर केसी। क्लियर, ये कोऑर्डिनेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे केसी क्या है, कोऑर्डिनेशन फैक्टर एज वेल एज एल्टीट्यूड करेक्शन जो कि के एस से डिनोट होता है। क्लियर, और के एस जो कि आपका सेफ्टी फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड करेक्शन फैक्टर और ये के एस जो कि आपका सेफ्टी फैक्टर और के सी जो कि आपका कोऑर्डिनेशन फैक्टर है वो हम जानते ही। सेम वे यहाँ पे आपको जो बताया कि भाई डिटरमाइन टेस्ट कन्वर्जन फैक्टर के टी सी, तो यहाँ पे के टी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ट कन्वर्जन फैक्टर, एंड यू डब्ल्यू जो कि आपका अल्टीमेटली जब आप ओवर वोल्टेज को फाइंड करते हो तो उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन फैक्टर की क्या इम्पैक्ट रहेगी। देन आफ्टर कोऑर्डिनेशन विथस्टैंड वोल्टेज को डिफाइन किया, उसी के साथ में ही हमने एल्टीट्यूड करेक्शन और सेफ्टी फैक्टर को फोकस किया, तो उसकी वजह से हमें क्या मिला कि रिक्वायर्ड विथस्टैंड वोल्टेजेस जो कि यू आर वी से डिनोट किया था, तो उसके ऊपर टेस्ट कन्वर्जन फैक्टर की इम्पेक्ट क्या रहती है वो जब हम डिफाइन कर देते तो हमें रेटेड इंसुलेशन लेवल और स्टैंडर्ड इंसुलेशन लेवल जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारे प्रोटेक्टिव स्कीम के लिए वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई प्रोसीजर फॉर द इंसुलेशन कोऑर्डिनेशंस। क्लियर, ओके। सेम वे इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन फॉर ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है कि भाई शील्डिंग एंगल ऑफ दैट शील्डिंग वायर, सेम वे क्लियरेंस ऑफ दैट कंडक्टर एंड सिलेक्शन ऑफ द टाइप एंड लेंथ ऑफ द इंसुलेटर। क्लियर, तो ट्रांसमिशन लाइन कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको अगर पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये सारी चीज़ें आपको एलोबरेट करनी हो सकती है। वन अनदर थिंग कि भाई आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ फंडामेंटल आपको दिखा है कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन ट्रांसमिशन लाइन का देखें तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऐसे कि आपको थोड़े याद रखने ज़रूरी है, बट इस पर सिलेबस आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो शायद मैं यहाँ पे आपको वो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ आप एक बार यहाँ पे इस का जो प्रेजेंटेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मटेरियल में, तो आप सिर्फ एक बार ऑब्जर्व कर लेना कि भाई उसमें क्या रिप्रेजेंट किया, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि आपको पता चले कि भाई हाँ ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन के अंदर विच काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो उसके लिए जो पैरामीटर्स है वही आप अच्छे से समझ लो तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे कि शील्डिंग एंगल ऑफ दैट शील्डिंग वायर, क्लियरेंस ऑफ दैट कंडक्टर्स एंड सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन टाइप एंड इंसुलेशन लेंथ ऑफ दैट इंसुलेटर्स। क्लियर, तो ये बात हुई आपके इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन फॉर द ट्रांसमिशन लाइंस एज वेल एज इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन फॉर द सबस्टेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी आपको सिर्फ उसके जो पैरामीटर्स है वही समझने जरूरी है, जो कि उसके लिए अगर हम बात करें कि बेसिक इंसुलेशन लेवल फॉर द वेरियस इक्विपमेंट विच आर यूज्ड इनटू द सबस्टेशंस, सो दे हैव बीन coordinated to each others. Same way location of shielding mast or shielding wire. Clear,
सेम वे क्लियरेंस ऑफ कंडक्टर एंड सर्जिंग एरेस्टर। यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स तो जो प्रीवियस केस में थे वही है, बट इम्पोर्टेंट पार्ट एक और बढ़ जाता है, सर्ज एरेस्टर्स, जो कि उसके रेटिंग, नंबर और लोकेशन के हिसाब से हम उसको इवेल्युएशन में कंसिडर करते हैं। तो सबस्टेशन इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी इक्विपमेंट्स है उन सबको एक ग्रुपिंग करना है और उन सबको बेसिक इम्पीडेंस लेवल के हिसाब से जस्टिफाई करना है, और उसके बाद उसको हमारे जो शील्डिंग आपके जो वायर थे या फिर उसके जो कोऑर्डिनेशन की बात थी, सेम वे उसके कंडक्टर को क्लियरेंस की बात की थी, और सर्जिंग एरेस्टर की बात कर रहे हैं तो एक रहेगा सर्जिंग एरेस्टर, तो उसके वेरियस रेटिंग एज पर दी आवर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ that arresters and location of that arrestor, particularly in which part or in which place that should be placed into the substations for the insulation coordination point of view. क्लियर? तो ये बात हुई आपके सबस्टेशन इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, जो कि ग्राउंडिंग के लिए हम जो ग्राउंडिंग वायर यूज़ करते हैं, सर्ज एरेस्टर, सेम वे लाइटनिंग एरेस्टर इज ऑल्सो देयर, प्री इंसर्शन रजिस्टर, जो कि आपने एक्चुअली पावर सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो शायद कहीं पे देखा हो। सेम वे शील्डिंग वायर, जो कि आप जानते ही हो कि आपका जो ट्रांसमिशन टावर है उसके ऊपर से जो कनेक्ट होके जा रहा है दूसरे ट्रांसमिशन टावर के, तो वो रहता है शील्डिंग वायर। और यहाँ पे इंसुलेशन लेवल के अंदर हम जानते हैं कि भाई आपका कोई केबल का पर्टिकुलर हम देखें कि कंडक्टिंग मटेरियल है उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, देन आफ्टर उसका शीट होता है, देन आफ्टर उसका इंसुलेशन रहता है। तो ये आपका इंसुलेशन की बेसिक कंडक्टर की फिगर है, उसी को एलाबोरेट किया। और कंट्रोल्ड क्लोजिंग, तो उसके अंदर यहाँ पे आपके जो वोल्टेज और करंट के जो वेव फॉर्म्स है तो उसको ही एनालाइज करोगे तो आपको ऑब्वियस है कि वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये आपका प्रोवाइड करता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन स्कीम्स विथ वेरियस डिवाइसेस। क्लियर? तो ये आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे रखी है कि आपको थोड़ा विजुअलाइज हो कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें हमारे में शायद कहीं ना कहीं डे बाय डे लाइफ में देखा, इवन हमारी कॉलेज में भी आपने शील्डिंग वायर तो देखा ही है, जो कि आपका हमारा ट्रांसमिशन पोल जो कि हमारे ग्राउंड में आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे शील्डिंग वायर आपने देखा ही होगा। अगर नहीं पता तो एक बार नेक्स्ट टाइम जब आप कॉलेज आए तो ऑब्जर्व कर लेना, मे भी आपको पता चल जाएगा। वन अनदर थिंग दैट डेटा रिक्वायर्ड फॉर द इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन स्टडी, जो कि पूरा हार्ट ऑफ द यूनिट और दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो हमारा ये पूरा अभी तक हम इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन की जो सारी बातें कर रहे थे, तो आपको लगेगा कि सर अभी तक हमने ये पूरी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन उसमें हमें एग्जैक्टली वेरियस पैरामीटर जो हमारे रहते हैं कि भाई हमारा सब स्टेशन है या फिर हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है या फिर उसकी जो टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया था, तो उन सब में आपको एक ही चीज़ हमने सब जगह पे बात की कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है, वो कैसे फॉलो करते हैं, वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली, पर उसके लिए विच इज़ रिक्वायर्ड डेटा या फिर कौन सा डेटा या फिर कितने डेटा का हमारे लिए जानना ज़रूरी बन जाता है। तो पर्टिकुलरली स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जाम्पल फॉर दैट प्रैक्टिकल सिस्टम, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है कि कलेक्ट दैट बेसिक इंसुलेशन लेवल, और उसकी वजह से देन आफ्टर कलेक्ट द एरेस्टर, जो कि आपने लाइटनिंग और सर्ज एरेस्टर से, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है और इंस्टॉल्ड लोकेशन ऑफ दैट एरेस्टर्स इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट है BIL, जो कि बेसिक इंसुलेशन लेवल के बारे में। सेम वे उसके वेरियस इंसुलेशन आपके जो भी इंसुलेटिंग डिवाइस है या फिर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है उन सब का बेसिक इंसुलेशन लेवल आपको देखना है। सेम वे एरेस्टर्स की जो भी आपको लोकेशन है एज वेल एज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है वो सारी आपको देखनी ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द ऑब्टेन द सिंगल लाइन डायग्राम फॉर द सिस्टम एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच पैरामीटर्स एज पर्टिकुलरली इंसुलेटर एंड दी एरेस्टर्स। क्लियर? तो ये बात हुई आपके लाइन डायग्राम के रिस्पेक्ट में। सेम वे नेक्स्ट है कि इंसुलेटर काउंट्स एंड इट्स लोकेशन पर्टिकुलरली इफ अ स्विचिंग स्टडी इज द गोल, क्योंकि अगर स्विचिंग हमारा पावर सिस्टम में हम ये भी जानते हैं कि स्विचिंग सबस्टेशंस भी होते हैं जो कि पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये स्विचिंग पर्पस ही अगर हमारा रहता है तो उस टाइम पे इंसुलेटर का काउंट बढ़ जाएगा, और इंसुलेटर का काउंट और उसका लोकेशन भी स्टडी करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है? वन अनदर थिंग कि रीजन ऑफ दैट कंट्री की भाई उसके अंदर उसके एटमॉस्फेयर की या फिर वेदर की
क्या इम्पेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली एज पर दी हमारे बेसिक लेवल पे देखें तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हमारे नॉर्थन रीजन में हमारा कैंसर ऑफ ट्रॉपिकल जो हमारी लाइन है वहाँ से रीजन में पास हो रहा है, मतलब कि इक्वेटर और आपका लाइन जो हमारा इंडिया का जो लोकेशन देखे एज पर थी जियोग्राफी, तो उस हिसाब से अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपको नॉर्थ पोल की और आपको वो सारे कंट्रीज देखने को मिल सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि वहाँ की ह्यूमिडिटी, वेदर और वो सारे पैरामीटर्स काफ़ी अलग हो सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे रीजन ऑफ दैट कंट्री और उसके इरिस्पेक्ट में इंसुलेशन लेवल की भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो जाती है कि भाई उसके हिसाब से आपको करना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि सर्ज की प्रोबेबिलिटी उसी हिसाब से आपको इम्पेक्ट लाती है। ठीक है। वन अनदर थिंग, लाइटनिंग डेटा ऑफ दैट एरिया ऑफ analysis where we want to implement our systems insulation coordination, clear? or same way ground register where it is required or a necessary or a possible even। so यहाँ पे हमने जो बेसिक डेटा फॉर द इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के लिए जो आपको मैंने वेरियस पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कस किए कि ये सारे पैरामीटर को एक साथ स्टडी करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के बारे में तो उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। साथ ही में हमारा जो यूनिट 5th एज ए इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन है तो यहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा है। सो शायद इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। और इवन आपको टेक्स्ट बुक या फिर आपकी जो रेफरेंस बुक है उसके अंदर भी ये सारा डेटा अच्छे से दिया हुआ है, पर वहाँ पर आपको क्या होगा कि एक थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ही दिया होगा और यहाँ पे मैंने उसको समराइज़ करके एज पर दी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं तो उसका क्या रोल रहता है, बस वही चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो ऑब्वियस है कि आपको शायद यहाँ पे लेंथ वाइज चैप्टर थोड़ा स्मॉल लगेगा, बट टॉपिक वाइज देखोगे तो सारे फंडामेंटल कंसेप्ट जो कि रिक्वायर्ड थे एज पर दी सिलेबस तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और हमारा ये सेशन जो कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो टिल देन आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।